बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। ईद के बाद सियासी मंजरनामा क्या बनेगा और उसमें कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, कौन कौन से बड़े चैलेंज हैं जो इस हुकूमत को दरपेश होंगे और उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे बड़ा जो अहम इशू होगा पॉलिटिकली वो होगा इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, बिलखुसूस साइफ़र केस और उनकी रिहाई का मामला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा और उसके ऊपर अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, उसके ऊपर एक समाअत हो चुकी, अगली समाअत होगी ईद के बाद, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। और तीसरी बड़ी खबर, ग्रैंड अलाइंस, अपोजिशन जो है इस वक्त को एफर्ट में लगी हुई है, वो एक ग्रैंड अलाइंस बनाना चाह रही है, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर मेरा ये ख्याल है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपसे, मुझसे और हम सब से, पूरे मुल्क से, वो है माशी चैलेंज। उसके ऊपर कहाँ कहाँ पे क्या क्या एफर्ट्स हो रही हैं, वो कितनी नतीजा खेज साबित होंगी, इसका फैसला भी, या कम अज़ कम इसकी जो इब्तदाई असरात हैं वो ईद के बाद हमें नज़र आना शुरू होंगे। तो डायरेक्टली आते हैं पहली खबर की तरफ। इमरान खान साहब, इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत के लिए सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो इमरान खान साहब हैं। दो चैलेंजेस जो हैं वो, एक तो माशी है यानी कारकर्दगी बिलखुसूस, और इमरान खान साहब। तो इसके अंदर अगर आप मुझसे सवाल करें कि हुकूमत के लिए इन दो में से बड़ा चैलेंज कौन सा है, इमरान खान साहब बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, यानी इमरान खान से उनको निमटना, वो पॉलिटिकली हो या उनके केसेस हों या उनके जो भी मामलात हैं या जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं पॉलिटिकल, क्योंकि इस वक्त नहीं बल्कि तवील अरसे से सियासत जो है वो इमरान खान साहब के गिर्द ही घूम रही है। और यही उनका बड़ा कमाल है कि वो अपोजिशन में रहकर, जेल में होने के बावजूद, पार्टी टूटने के बावजूद आज भी सियासत का मरकज़ हैं। तो उनके साथ डील करना या उनको हैंडल करना ये बड़ा चैलेंज है या कारकर्दगी, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को हैंडल करना इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप इंश्योर नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें, जो कुछ कर लें, आप कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। तो उसका जो इस सियासी इस्तेहकाम का मामला है, उसकी कुंजी जो है वो इमरान खान साहब के पास है। अब ये गवर्नमेंट उस कुंजी को किस तरीके से जो है मस्बत इस्तेमाल कर सकती है, तो ये उनका सबसे बड़ा इम्तहान भी है और उनका मुश्किल टास्क भी है। क्योंकि इमरान खान साहब की जो कल की गुफ्तगू थी, अगरचे उसमें इंदिया मौजूद है गुफ्तगू करने का, और मैं आपको इसके ऊपर दोबारा थोड़ी वजाहत भी कर दूं, कल बड़ी तफसील से बात की तो थी लेकिन आज भी मैं वजाहत कर देता हूँ। गुफ्तगू के अंदर वो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, वो पहले भी इंटरेस्टेड थे। एक दरवाज़ा खुल भी चुका, वो CM KP की जो इफ्तार डिनर पे वो गए कोर कमांडर की तरफ, तो दरवाज़ा तो खुल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पे आएगा वो है टर्म्स एंड कंडीशंस, कि इमरान खान साहब की जो अपनी टर्म्स हैं उनसे, यानी वो सख्त हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सख्त है। वो कहते हैं ना मुज़ाकरात में कुछ लो और कुछ दो होता है, तो ये जो है ना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है बज़ाहिर, लेकिन एक डिफ़िकल्टी इमरान खान साहब के लिए ये भी है, ये मैं बात पॉलिटिकली कर रहा हूँ, कि वो गुफ्तगू तो करना चाहते हैं लेकिन जो उनका वोटर, सपोर्टर और वर्कर है वो सब के सब उनका, अगर एकदम इमरान खान साहब बदलते हैं, अपना नज़रिया तो ना कहें, पॉलिटिकल हिकमत अमली अगर वो बदलते हैं तो वर्कर जो है वो बड़ा नाराज़ होगा और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत जो है वो तो तहरीक इंसाफ की है, तो इमरान खान साहब के जहन में ये चीज़ ज़रूर होती है, इसलिए वो जो भी कदम रख रहे हैं फूंक कर रख रहे हैं, लेकिन मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ये तो तयशुदा बात है। और वो आश्कार कब होंगे, यानी पूरी पिक्चर बाहर कब आएगी, अभी ट्रेलर्स आ रहे हैं तो पूरी पिक्चर भी आएगी, लेकिन वो बतदरीज आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, इसके अलावा और चारा भी कोई नहीं है। तो देखते हैं इमरान खान साहब इस मामले के अंदर क्या करते हैं। अब उनके जो मुकदमात और ये चीज़ें सारी, वो भी इसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं जो मैंने आपको सारी गुजारिश की। अगर इमरान खान साहब कोई नरमी दिखाते हैं, उनके मौक़िफ़ में कोई नरमी आती है, वो थोड़ा पीछे हटते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं, तो फिर आपको उनके जो मुकदमात हैं, अगरचे उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई, इमरान खान साहब के मुकदमात भी ख़त्म हो रहे हैं, पार्टी रहनुमा भी बाहर आ रहे हैं, मंजर आम पे हर हफ्ते कोई ना कोई आ जाता है। एक बड़े जो हैं इनके मुराद सईद साहब, मुझे लगता है वो रह गए हैं, वो भी अनकरीब हो सकता है आ जाए मंजर आम पे, इम्कान है इस चीज़ का। लेकिन आज़म सवाती साहब आ गए, हमाद अजहर साहब आ गए, फिर उसके बाद शिबली फराज साहब आ गए और दीगर जो हैं इनके वो भी आ गए, लेकिन कुछ आके फिर पसे पर्दा यानी मंजर से गायब हो गए हैं। तो ये सिलसिला जो होगा ये इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि इमरान खान साहब अपनी अगली हिकमत अमली जो है उसको लेके कैसे चलते हैं, कितनी वो नरमी दिखाते हैं अपने मौक़िफ़ में। हैं वो बड़े सख्त गिर, माजी उनका गवाह है कि वो जिस चीज़ पे अड़े होते हैं उससे पीछे हटना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, हुकूमत के दौरान बहुत सारे यू टर्न्स लिए,
फिर उनका नाम ही यू टर्न बन गया। तो लेकिन अब ये जो उसूली मौक़िफ़ उन्होंने लिया हुआ है वो किस वक्त तक इसके ऊपर कारबंद रहेंगे, या अगर इसको बदलेंगे तो किस तरीके से, यानी एक गैर महसूस तरीके से उसमें अगर वो तब्दीली लाते हैं। गुजारा इसके बगैर खान साहब का भी नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। एक इतनी लंबी जिद्दोजहद करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं। तो उनके जो मुकदमात हैं उसकी फेट भी इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। साइफर केस के अंदर ईद के बाद उनकी, मुझे लगता है वो सज़ा उसकी टिकने वाली नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर जो इम्कानात हैं वो बड़े मादूम और बड़े कम हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक बाकी चीज़ें वो तय नहीं होती या उसकी कोई शक्ल नहीं निकलती, उस वक्त तक इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से जेल के अंदर रखा जाएगा। ये मतलब नविश्ता दीवार है। ऐसा नहीं होगा कि उन चीज़ों के तय किए बगैर। मैं इसकी एग्जांपल कोट कर दूं, जैसे कि नवाज शरीफ की वापसी हुई, बावजूद इसके कि वो 16 माह तक उनकी अपनी PDM की हुकूमत थी, लेकिन जब तक उनके मामलात वहाँ पे तय नहीं हुए थे, सज़ाओं का मामला तय नहीं हुआ था, वो उस वक्त तक यहाँ पे नहीं आए थे पाकिस्तान। वो उसी वक्त आए जब उनकी मामलात तय हो गए। और ये अलग बात है कि 8 फरवरी को जो PTI ने सरप्राइज़ दिया, एक बहुत बड़ा अपसेट किया इनके लिए, वो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। बहरहाल नवाज शरीफ साहब भी बोलेंगे ज़रूर। तो साइफर केस में उनकी सज़ा ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है बज़ाहिर, लेकिन उनकी जो रिहाई है वो एक बड़ा मुश्किल सवाल है। उसके लिए बहुत सारे और पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो फिर देखेंगे उनकी रिहाई हो पाती है या नहीं हो पाती। ये ईद के बाद सूरत हाल आपको देखने में आएगी, इमरान खान साहब की रिहाई और उनके केसेस का मामला। और तीसरी चीज़ जो जुड़ी हुई है वो उनके मौक़िफ़ में नरमी और गुफ्तगू का दरवाज़ा खोलना। ये सारी चीज़ें आपको ईद के बाद नज़र आएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो है 6 जजेस का ख़त जो कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिखा। पहली समाअत उस पर हो गई, अगली समाअत जो है वो गालिबन फुल कोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट का। इंतहाई सेंसिटिव केस है और यानी अपनी नौइयत का मेरा ख्याल है अनोखा केस है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा केस कभी सामने नहीं आया कि एक हाई कोर्ट तकरीबन पूरी की पूरी वो ये कह दे, आकर शिकायत लगा दे सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि वो इस वक्त उनके लिए जो काम करने की कंडीशंस है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए वो फट पड़े और ख़त के अंदर उन्होंने सब कुछ लिख के उनको कह दिया कि ये इशूज़ हमें आ रहे हैं, हमें बताएं हम क्या करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान है काजी फ़ायज़ ईसा साहब का बिलखुसूस, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। पहली समाअत के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिला। अंदर जो वाज़ेह तकसीम थी वो नज़र आई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा बोल्ड था, और जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मौक़िफ़ था वो एक आपको नज़र आया मसालहत का शिकार थे। यानी जिस तरह अमूमी उनका एक तरीका है उससे हट के वो फ़ायज़ ईसा साहब नज़र आए कि वहाँ पे वो मफाहिमत जो है ना आपको ज़्यादा नज़र आ रही थी, बजाय इसके कि वो जिन उसूलों के ऊपर हमेशा जिसका प्रचार भी करते हैं, जिसकी गुफ्तगू भी करते हैं, जिन पे आपको कारबंद भी नज़र आते हैं, तो अब वो क्यों मसालहत का शिकार हैं, कौन सा दबाव है, कौन सी मजबूरी है, कौन सी वजूहात हैं, वो तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेंगी। इसी तरह जो हमारे सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह था। वो ये कि हमें अपना सर जो है वो इसकी तरह, ये जो होता है ना ज़ेबरे की तरह, वो इसमें रेत में नहीं घुसाना, बल्कि हमें इसको मंतकी नतीजे तक पहुँचाना है और ऐसी गाइडलाइन सेट करनी है जो सबके लिए अवेलेबल हों। तो बहरहाल देखते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस केस को अब आगे कैसे लेके चलते हैं। ये तो था 7 रुकनी बेंच, और जब फुल कोर्ट बैठेगी 15 रुकनी, तो उस वक्त देखना होगा सूरत है, क्योंकि उसमें आरा बहुत ज़्यादा होंगी। फिर उसमें इंपॉर्टेंट होगा कि उसमें किस किस को तलब किया जाता है, क्या जजेस को तलब किया जाता है, क्या जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनकी कोई नुमाइंदगी करेगा, कोई उनका वकील आएगा या उनको नोटिस होगा। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और देखने वाली होगी। इसके अलावा ये ख़त तो जजेस की तरफ से था, लेकिन इसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ और वो था जजेस को ख़त, और वो जहरीला और जो है धमकी आमेज़। वो 25 जो है जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और लाहौर हाई कोर्ट के हैं। 2 हाई कोर्ट्स को एग्जेम्पशन है, वहाँ क्यों नहीं गए उसकी मेरा ख्याल है यही अमूमी वजह ये हो सकती है कि आप देख लें, अगर सियासी केसेस जो हैं उनकी अक्सरियत आपको जो नज़र आती है वो या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़र आती है, या लाहौर हाई कोर्ट में नज़र आती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि आखिरी अदालत है। तो इन 3 के जो जज साहिबान हैं, 25 जज साहिबान को ये जहर आलूद ख़त जो हैं और धमकी आमेज़ वो लिखे जा चुके हैं। उसका मामला, उसके ऊपर विफाकी काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो इसकी तहकीकात करेंगे। लेकिन अब इशू ये है कि जो उनकी तहकीकात होंगी क्या उसको कोई तस्लीम करेगा, और अगर वो तहकीकात करते हैं तो उसका फिर तरीक़ाकार क्या होगा, क्या उसका हशर वही तो नहीं होगा
जो जस्टिस तसद्दुक जिलानी वाला कमीशन बना और फिर इतना बड़ा रोला खड़ा हुआ कि वो भी माजरत करके पीछे हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस भी ले लिया। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये ज़हर आलूद खतूत का जो मामला है इसकी तहकीकात क्या होती हैं और क्या नतीजा निकलता है। ये भी ईद के बाद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब ये भी जजों से मुताल्लिक है और 25 जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट लाहौर इस्लामाबाद और हाई कोर्ट लाहौर, तो ये भी सेंसिटिव इशू है। देखना होगा कि ये मामला आगे कैसे चलता है। फिर ये भी ईद के बाद का मामला है। अब हुकूमत के लिए दर्द सर तो पहले भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक नई चीज़ जो शुरू होने लगी है वो है अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस, और इसके ऊपर बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दीगर जो अलाइड पार्टीज़ हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जमात इस्लामी भी शायद इनको ज्वाइन करेगी, जनाब अख्तर मेंगल साहब की पार्टी जो है BNP मेंगल वो भी इसको ज्वाइन करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का भी इसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। मेरा ज़ाती राय ये है, मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि मौलाना साहब इनके साथ चलेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है। अगर मौलाना साहब ने ये फैसला कर लिया इस यानी ग्रैंड अलायंस के साथ चलने का, तो मैं आप लिख लें मेरी तरफ से कि फिर ये जो तहरीक है ना, ये मंतकी नतीजे से पहले ख़त्म नहीं होगी, फिर ये इसको नतीजे पे पहुंचा के रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा डिटरमिन करना कि क्या मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। उसकी वजह इसलिए है, अगरचे उनका जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर वजन है वो कम है नंबर्स के एतबार से, लेकिन जो उनकी स्ट्रीट पावर है और जो उनकी कमिटमेंट है और जो उनका मौक़िफ़ है और जो उनका तरीका है वो बड़ा लिथल है। आप पिछला दौर देख लें उठा के इमरान खान साहब का, तो उन्होंने उस वक्त तक चैन नहीं लिया जब तक कि वो अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म नहीं हुई, और वो PDM के सरबराह भी थे। लेकिन अब उनके लिए एक मुश्किल ये होगी कि क्या वो महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में इसके अंदर चलेंगे, क्योंकि इसकी क़यादत जो है इस ग्रैंड अलायंस की वो महमूद खान अचकज़ई को दी गई है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा कि आया वो इनकी इक्तदा में इसके अंदर शामिल होते हैं या नहीं होते। मेरा इस पर राय ये है कि मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि वो इनके साथ बैठें। उसकी वजह तहरीक इंसाफ के साथ उनके बड़े देरीना इख्तलाफात भी थे, और दूसरा ये पॉइंट भी हो सकता है कि इतनी बड़ी जो 13 या 12 जमातों की जो इत्तेहाद था PDM, उसको तो वो हेड कर रहे थे, और इसके बाद अब वो इनकी इक्तदा में यानी महमूद खान अचकज़ई की इक्तदा में अपनी पार्टी को अंदर शामिल करेंगे, तो ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो ग्रैंड अलायंस है उसके ऊपर अब डेवलपमेंट ये होगी कि ईद के फौरी बाद 12 अप्रैल को एक मीटिंग होगी अख्तर मेंगल साहब के घर में, और उस मीटिंग के बाद या उसी दिन अनाउंसमेंट की जाएगी मुल्क भर में जलसों की, और जब मुल्क में जलसे शुरू हो जाएंगे तो फिर पॉलिटिकल गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, और वो हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि चूँकि मैंने आपको पिछले कई व्लॉग में अर्ज़ किया, रियासत के आगे इस वक्त जो सबसे बड़ा तरजीहात की लिस्ट में जो नंबर 1 पे है वो है सियासी इस्तेहकाम का होना, और इसको हर कीमत पे हासिल करने का जो है वो तय कर लिया गया है। तो देखना होगा कि ये जो ग्रैंड अलायंस है ये कितना मोमेंटम जनरेट करता है और फिर इससे हैंडल कैसे किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये ईद के बाद जलसे शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं एक और अहम तरीन इशू की तरफ, उसका ताल्लुक मुझसे और आपसे है, अवाम से है, मुल्क से है, कौम से, और वो है माशी सूरत हाल। अब इसके ऊपर एफर्ट्स जो हैं वो तो शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। कल भी मैंने गुजारिश की थी, जो उनकी सबसे बड़ी इस्तदा होगी या गुजारिश होगी या दरख्वास्त होगी वो होगी पैसों के हवाले से, और इसके ऊपर कुछ काम नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी कर चुके हैं। पाकिस्तान आने से पहले उनकी मुतादिद मुलाकातें भी हुई, और जो अब तक की खबरें आई वो भी इंदिया यही देती हैं कि वहाँ से भी हामी भरी गई है कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। अब वो पाकिस्तान की मदद क्या करेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, क्या डेफर्ड पेमेंट पे आपको पेट्रोल भी मिलेगा, या वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, या वो आपके यानी डिपॉजिट्स में पैसे रखेंगे स्टेट बैंक में, तो ये डिपेंड करेगा कि उनकी तरफ से क्या आता है, और ये भी आपको ईद के बाद ही पता चलेगा। एक तरफ IMF ये सऊदी अरब वाला मामला है, यहाँ एफर्ट्स हो रही हैं माशी फ्रंट के ऊपर। दूसरा जो है वो IMF का प्रोग्राम है जो अगला, उसके ऊपर भी भरपूर तरीके से तैयारी जारी है। क्वांटम आपको मैं पहले भी मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ कि वो 6 से 8 अरब डॉलर ये मुतवक्के हैं कि पाकिस्तान ये अब अगला प्रोग्राम 24वां जो है वो इसका करेगा। तो अब जब आप IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे होंगे, अगरचे कल परसों IMF का बयान भी आया कि वो मतलब इस चीज़ के बड़े ख़्वाह हैं कि अगला जो प्रोग्राम है उस पर बातचीत के मुंतज़िर हैं या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं वो, तो ये IMF वाला प्रोग्राम सऊदी अरब, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सऊदी अरब के बाद यानी ईद के बाद फिर से UAE की तरफ भी एक एफ़र्ट होगी पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वहाँ भी शायद कुछ बातचीत कर चुके हैं। तो माशी फ्रंट के ऊपर 3 चीज़ें हैं। एक, पाकिस्तान सऊदी अरब के पास इस वक्त मौजूद है,
वहाँ से क्या मिलता है ईद के बाद पता चलेगा। दूसरा इम्कान ये है कि यूएई का दौरा जो होगा या यूएई की तरफ जो हमारा कदम होगा इस फ्रंट के ऊपर, वो भी शायद ईद के बाद हो। और तीसरा जो है वो IMF वाला मामला है। ये सारी चीज़ें आपको ईद के बाद होती हुई नज़र आएंगी। और अगर ये 3 चीज़ें कामयाब होती हैं, उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो आपका सियासी इस्तेहकाम है, और उसकी कुंजी इमरान खान साहब के पास है। अब हुकूमत इन चीज़ों को, यानी कि IMF, सऊदी अरब, यूएई, कन्विंस करना पड़ता है सबको, प्रोग्राम देने पड़ते हैं, प्लान देना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि हम सियासी इस्तेहकाम अचीव कर लेंगे। सियासी इस्तेहकाम की कुंजी तो फिर खान साहब के पास है। इनको शायद वो राज़ी कर लें, हुकूमत IMF को, सऊदिया को, यूएई को। इमरान खान साहब को कैसे राज़ी करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान, ये जो हुकूमत पाकिस्तान है, PDM2 कह लें उसको, उसके पास सामने 2 बड़े चैलेंज हैं। एक है कारकर्दगी दिखाना, यानी उसमें मईशत भी है, सऊदिया भी है, यूएई भी है, महंगाई भी है, और लोगों के रोज़गार और सब कुछ है। और एक तरफ है सिर्फ इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर इन 2 में से किसी एक का इंतखाब किया जाए कि कौन सा बड़ा चैलेंज है, मेरी नज़र में वो इमरान खान साहब इनके लिए बड़ा चैलेंज है, बिग चैलेंज टू हैंडल, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो ये कुछ गुजारिशात थी। तो आने वाले दिनों में देखते हैं ईद के बाद कि कौन सी सूरत हाल जो है किस तरफ जाती है और उसके क्या नताइज निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।